Now the example number 8 is find a unit vector which makes an angle 60 degree with the vector I minus k. तो समझो कि यहाँ पे ये वेक्टर x बार है. लेट x बार इज I माइनस k. यहाँ पे j नहीं है तो j ऐसे लिख सकते I प्लस 0j माइनस k. तो हमें x बार मिल गया 1 0 माइनस 1. 1 0 माइनस 1 इज अवर x बार. हमें क्या फाइंड करना है? ये जो x बार है ओके उससे यहाँ पे एक अलग वेक्टर है y बार जो x बार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ओके और वो क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर. ये है यूनिट वेक्टर मतलब कि एकम सदिश. फाइन. तो हमें यहाँ पे पहले similarly as the above example, first we have to consider some random vector. Let y bar equal to y1, y2, y3 be the required vector. ओके ये हमें फाइंड करना है y बार y1, y2, y3. अब यहाँ पे दिया गया है हमें यूनिट वेक्टर है. हियर y बार इज यूनिट वेक्टर. सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ y बार हो जाएगा 1. सो y बार की स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर भी हो जाएगा 1. सो देयरफॉर दोनों साइड स्क्वायर करो तो हमें मिलेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज 1. जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वैसे ही करना है. दिस इज रिजल्ट नंबर 1. नाउ अब x बार और y बार जो है उसके बीच का एंगल है 60. नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. सो देयरफॉर कॉस थीटा की जो फॉर्मूला है वो है x बार डॉट y बार अपॉन मोड x बार मोड y बार. यहाँ पे कॉस थीटा इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि ये इजी है डॉट प्रोडक्ट. साइन थीटा भी ले सकते हैं बट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा सो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसलिए ये एक्स बार डॉट वाई बार की कॉस थीटा की हम फॉर्मूला ले रहे हैं यहाँ पे. सो कॉस 60 हो जाएगा. थीटा की जगह पे 60. एक्स बार है 1 0 माइनस 1. वाई बार है y1, y2, y3. मॉड्यूलस एक्स बार है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1. और मॉड्यूलस y की तो वैल्यू 1 है तो ये मॉड्यूलस की y की जगह पे यहाँ पे 1. सो नाउ cos 60 की वैल्यू है 1/2. साइन 30 इज 1. हाँ cos 60 इज 1/2. नाउ इसका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू y1 0 इंटू y2 सो लिखना जरूरी नहीं है. माइनस 1 इंटू y3 सो माइनस y3. और यहाँ पे ये √2 इंटू 1 सो यहाँ पे मिल गया √2. सो देयरफॉर ये √2 हम यहाँ पे लेके आते हैं अंडर √2 अपॉन 2 इक्वल टू y1 माइनस y3. सो देयरफॉर y1 माइनस y3 इक्वल टू ये √2 यहाँ पे √2 है और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2. सो √2 कैंसल सो वी हैव 1 अपॉन अंडर √2. सो देयरफॉर हमें इक्वेशन मिला y1 माइनस y3 इक्वल टू 1/√2. ये हमारे पे सेकंड इक्वेशन. ओके एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 अननोन फाइंड करने हमें y1, y2 और y3. बट हमारे पास इक्वेशन 2 ही बन रहे हैं. एक ये वाला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन. तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है. अगर हमारे पास 3 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन 2 ही है तो इन दैट केस हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगी. मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं. ओके सो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगेन कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट y1 इज 0. आप कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन वो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे नेगेटिव ना आ जाए. नेगेटिव भी आप ले सकते हो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा. ओके सो y1 इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं.
सो दिस इम्प्लाइज y3 क्या हो जाएगा, -1/√2। इफ वी टेक y1 इज 0 तो y3 हो जाएगा -1/√2। अब y2 की वैल्यू बाकी रही तो इसमें वैल्यू रखो, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज 1, ये इक्वेशन है, उसमें वैल्यू रखनी है। y1 की 0, y2 स्क्वायर है -1/√2 का स्क्वायर, y3 की वैल्यू है, सॉरी ये y3 की वैल्यू थी, y2 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, सो y2 स्क्वायर इज 1, वो फाइंड करनी है। So therefore 1/√2 that is 1/2 plus y2 square equal to 1. So this implies y2 square is 1 minus 1/2. So ये half हो गया. So y2 square is 1/2. 1 minus half is half. So this implies y2 is 1/√2. हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे. So y2 is 1/√2. So the required vector is, so therefore y equal to y bar equal to y1 की वैल्यू हमें कंसिडर की 0, तो y2 की वैल्यू हमें मिली 1/√2 और y3 की वैल्यू मिली हमें -1/√2. So this is the required vector. आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट एग्जाम्पल नंबर 9. शो दैट 3i minus 2j plus k, 3i minus 2j plus k, I minus 3j plus 5k, I minus 3j plus 5k, and 2i plus j minus 4k form a right angle triangle. Form a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है काटकोण त्रिकोण. हमें क्या बताना है, वी आर गिवन द 3 वेक्टर्स और हमें ये साबित करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स है दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. चलो मतलब कि समझो कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हमें 3 वेक्टर दिए गए. अभी मैं बताऊंगी नहीं क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेनस आता है, ये दोनों का स्क्वायर ये होना चाहिए, इसीलिए कौन क्या है वो मुझे पता नहीं है. लेकिन समझो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ये जो एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है, ये सपोज ये एक्स बार है, ये वाई बार है या जेड बार है, फाइन. तो ये कोई भी 2 जो वेक्टर होंगे वो उसकी ये 2 साइड होगी और जो थर्ड वेक्टर वो होगा उसका हाइपोटेनियस होगा. तो चलो अब हम लेट एक्स बार इज एज्यूम करते हैं 3i minus 2j plus k. तो एक्स बार हो जाएगा 3 minus 2 1. वाई बार एज्यूम करते हैं i minus 3j plus 5k. तो वाई बार हो गया 1 minus 3 5. And let z bar equal to 2i plus j minus 4k. तो z बार हो गया 2 1 और -4. सो ये x बार वाई बार z बार हम देख लेते हैं. नाम हम बाद में देते हैं यहाँ पे. चलो अब उसकी सबकी मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करते हैं. मॉड्यूलस x बार. राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने कैसे पता चलेगा कि दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे साबित करनी है. ओके कि 2 साइड का जो स्क्वायर होगा वो थर्ड के अकॉर्डिंग होगा. तो पहले हम मॉड्यूलस x बार की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो मॉड्यूलस x बार की वैल्यू है √of 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो इट इज 9 प्लस 4 प्लस 1, सो √14.
सो मॉड्यूलस एक्स बार की वैल्यू है √14. सो दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू है 14, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो स्क्वायर ही चाहिए. मॉड्यूलस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू है √14. अब हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस वाई बार. डायरेक्ट हम मॉड्यूलस वाई बार स्क्वायर फाइंड करते हैं. डायरेक्ट मॉड्यूलस वाई बार स्क्वायर फाइंड करना है तो ये स्क्वायर रूट का साइन नहीं करना है हमें. तो वाई बार है 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो 1 प्लस 9 प्लस 25. सो ये हो गया 35. सो वी हैव मॉड्यूलस वाई बार स्क्वायर इज 35. और लास्ट मॉड्यूलस जेड बार का स्क्वायर. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं करो, यहां मत करो. 2 का स्क्वायर 4, 1, 4 का स्क्वायर 16. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 60. सो ये हो गया 21. ओके, अब समझो. अब यहां पे हमें क्या मिला? मॉड्यूलस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू मिली 14. मॉड्यूलस ऑफ वाई बार स्क्वायर की वैल्यू मिली 35 और modulus of z bar square की वैल्यू मिली 21. Now we can say that कि 14 और 21, 14 plus 21 क्या होता है? 35 होता है. ओके, सो वी कैन राइट दैट मॉड्यूलस एक्स बार का स्क्वायर प्लस 21 जो है दैट इज मॉड्यूलस जेड बार का स्क्वायर, वो क्या हो जाता है? मॉड्यूलस वाई बार का स्क्वायर. सो यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल फॉर्म ड्रॉ किया था उसमें जो हाइपोटेनियस है वो वाई बार है. सो दिस इज अवर वाई बार. ये है हमारा एक्स बार और ये है हमारा जेड बार. मतलब एक्स बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज वाई बार स्क्वायर. तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम. ये साबित करता है कि दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो दिस इंप्लाइज, सो देयरफॉर कि हमने साबित किया. सो देयरफॉर रिजल्ट नंबर 1 इसको लिखो. फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 we can say that x bar, y bar and z bar form a right angle triangle. Okay, x bar, y bar and z bar form a right angle triangle. Again हम लोग रिपीट कर लेते हैं थोड़ा. हमने 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. और यहाँ पे एक्स बार, वाई बार, जेड बार हमने कंसिडर किए, लेकिन कौन कहाँ पे वो हमें पता नहीं, बिकॉज हाइपोटेनियस कहाँ पे वो हमें नहीं पता है. तो एक्स बार है 3 - 2 1, वाई बार है 1 - 3 5 और जेड बार है 2 1 - 4. अब सब वैल्यू की हमने स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड की, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अगर आप याद करो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये ट्राइंगल ABC है, तो पाइथागोरस थ्योरम है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ओके, ट्राइंगल में अगर किसी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन की वैल्यू जो थर्ड साइड अकॉर्डिंग हो, बराबर हो, तो वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम. तो वो कहलाता है कि एक एंगल जो ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो है राइट एंगल ट्राइंगल. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सारे जो एक्स बार, वाई बार, जेड बार की स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड कर दी. तो एक्स बार स्क्वायर मिला 14, वाई बार स्क्वायर इज 35 और जेड बार स्क्वायर इज 21. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि 14 प्लस 21 करेंगे तो 35 मिलेगा. मतलब कि मोड एक्स स्क्वायर प्लस मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी मोड वाई बार स्क्वायर के बराबर. सो ये जो है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस रिजल्ट कि एक्स बार, वाई बार, जेड बार फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ओके. नाउ अब हम लोग आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट.
एप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक्चुअली तो काफी एप्लीकेशन है, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सॉलिड ज्योमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में, मैकेनिक्स में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, काफी ब्रांचेस में यूज उसकी एप्लीकेशन है वेक्टर की। बट यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशन ही सीखनी है। सो फर्स्ट इज अ वर्क डन बाय फोर्स, मतलब कि कार्य, બળથી થતું કાર્ય, અને બીજું છે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ, પણ એ હું તમને પછી સમજાવીશ। તો ફર્સ્ટ આપણે લઈ લઈએ, ફર્સ્ટ ઇઝ અ વર્ક ડન બાય ફોર્સ। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स એટલે કે બળ, વર્ક એટલે કે કાર્ય, એટલે કે બળથી થતું કાર્ય। चलो, अब आपको पता है कि सपोज समझो कि ये पेन है, तो ये पेन पे कार्य वर्क कब होगा? जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क हियर वर्क इज डन। बराबर है? गुजराती में समझाऊं तो समझो कि आ कोई पार्टिकल है कि कोई वस्तु है, તેના પર કાર્ય થયું ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે એના પર હું ફોર્સ અપ્લાય કરું છું અને એનું એ ખસે છે, એટલે કે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે, ત્યારે કાર્ય થયું કહેવાય। હું આ રીતે જસ્ટ ફોર્સ આપું છું અને એ ખસતું નથી, તો આપણે નહીં કહી શકીએ કે કાર્ય થતું નથી। એટલે કાર્ય ક્યારે થશે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ પર ફોર્સ અપ્લાય કરો અને એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય, એટલે કે પોતાની જગ્યા પરથી ખસે તો થશે, ત્યારે कार्य થયું કહેવાય। બરાબર છે? समझ लो कि कोई भी, अगेन आई रिपीट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर वर्क कब हो, वर्क कैसे वर्क हुआ है वो कैसे बोल सकते हैं कि अगर उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अपनी जगह पे से साइड होता है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। तो आपको सिंपली जो फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क की फॉर्मूला फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि वर्क इक्वल टू व्हाट, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्क जो है वो है स्केलर क्वॉन्टिटी। बराबर? ये अदिश राशि है। वर्क जे छे ए अदिश राशि है, एनु डायरेक्शन मैटर करतुं नथी। बराबर है? फोर्स इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर प्रोडक्ट, बट એ બંને વેક્ટર છે, ફોર્સ એન્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બંને વેક્ટર છે ક્વોન્ટિટી, બટ વર્ક જે છે એ જે છે એ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, એટલે કે અદિશ રાશિ છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા ડોટ લખ્યું છે। બરાબર છે? તો વર્ક ઇઝ સિમ્પલી ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। આપણે આવું લખતા હતા ફિઝિક્સમાં। બરાબર છે? કાર્ય બરાબર બળ गुणिया स्थानांतर, એટલે કે वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे डॉट क्यों लिया हमने? बिकॉज डॉट इसलिए लिया यहाँ पे बिकॉज जो वर्क है, रिजल्टेंट क्वांटिटी वर्क है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर किसी भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वेक्टर मिलेगा, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया। So therefore we can see that W equal to force is a vector quantity, तो F ऐसे लिखेंगे, dot displacement is also a vector quantity। तो ये फॉर्मूला हो गई W equal to vector F dot vector D, तो ये हमें याद रखनी है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? तो समझो एक पार्टिकल है, उसकी फर्स्ट पोजीशन ये है A, अब उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है B तक। फाइन। अब ए समझ लो आप, A1, A2, A3 है, B है B1, B2, B3। ओके, पहले ये जो ऑब्जेक्ट था वो ए पोजीशन पे था, अब उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो टर्मिनल पॉइंट हुआ वो दैट इज बी। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर को दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमने आगे आपको समझाया है। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपको अगर नहीं समझा तो आपको याद रखना है, अगर कोई एक पार्टिकल की फर्स्ट पोजीशन है ए, उसमें अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है और वो जो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है बी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए टू बी। अब ए बी फाइंड करने के लिए मतलब कि वेक्टर ए बी फाइंड करना है हमें। वेक्टर ए बी इज एक्चुअली वेक्टर डी। अगर डी वेक्टर फाइंड करना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ओ का पोजीशन वेक्टर हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है यहाँ पे P1 B2 B3 माइनस OA है A1 A2 A3। सो जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला वो होगा B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस E3। हमें ये याद रखना है। सो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे वर्क के। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज वर्क? વર્ક ઇઝ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, બરાબર, એટલે કે કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। नाउ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमने वेक्टर का यहाँ पे एरो नहीं किया। नाउ बल और स्थानांतर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमने वेक्टर एफ वेक्टर डी लिखा। और एज जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है, એટલા માટે અહીંયા ડોટ પ્રોડક્ટ લીધું, કારણ કે ડોટ પ્રોડક્ટ લેવાથી બે વેક્ટરનું ડોટ પ્રોડક્ટ હંમેશા સ્કેલર મળે, જ્યારે ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરીશું તો એ વેક્ટર મળશે, બટ ડબલ્યુ તો વર્ક જે છે એ સ્કેલર છે, એટલા માટે અહીંયા આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ લઈશું। ओके, सो ये फॉर्मूला याद रखनी है, डब्ल्यू इज एफ इंटू डी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, सो ए बी इक्वल टू वेक्टर डी इज ओ बी माइनस ओ ए, तो बी का वेक्टर है B1 B2 B3, OA का पोजीशन वेक्टर A1 A2 A3, सो B1 माइनस A1 कॉमा B2 माइनस A2 कॉमा B3 माइनस A3। तो ये हमें इतना याद रखना है, एक ये फॉर्मूला और ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।